नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारत के टॉप 10 प्रमुख पद और पदाधिकारी इनके बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे। मतलब कौन सा पदाधिकारी किस पद पर विराजमान है, किस आर्टिकल के तहत उनकी नियुक्ति होती है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या-क्या इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो सब हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। सारे पर्सनालिटीज जो टॉप 10 पर्सनालिटीज हैं, इनकी हमने इमेज ली है ताकि आपको चीजें याद हो सके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं। भारत की वर्तमान राष्ट्रपति है ना, भारत की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में यदि बात करें तो ये भारत देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं, है ना। 15वीं राष्ट्रपति है। आप एग्जाम में क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि भारत देश की 50 वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो 15th नंबर के राष्ट्रपति हैं करंटली। ठीक है ना। अच्छा, इनके द्वारा प्रेसिडेंट पद की कब शपथ ली थी? ये भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति सुश्री द्रौपदी मुर्मू द्वारा उनके राष्ट्रपति पद की शपथ कब ली गई थी? तो ये ली गई थी वर्ष 2022 में। तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, साथ में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, देश की प्रथम नागरिक या फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं, है ना। भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो भारत देश का राष्ट्रपति होता है। साथ में जो तीनों सेनाएं होती हैं, तीनों जो आर्म फोर्सेस होती हैं, आर्म फोर्सेस में चाहे वो इंडियन आर्मी हो गई, इंडियन नेवी हो गई, है ना, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या इंडियन आर्म फोर्सेस हो गई, ये तीनों फोर्सेस की जो सुप्रीम लीडर होते हैं ये भी कौन होते हैं? भारत देश के राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, और वहीं आर्टिकल 52 आपको पता होना चाहिए कि जो संविधान का जो आर्टिकल 52 होता है ना, आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52 ये क्या बोलता है कि भारत देश में राष्ट्रपति का पद होगा, एक राष्ट्रपति का पद हो रहा और उस पद पर एक राष्ट्रपति विराजमान होंगे। ठीक है ना। और वहीं इसी के साथ साथ आर्टिकल 53, आर्टिकल 53 किसके बारे में बात करता है कि उस राष्ट्रपति पद को एग्जीक्यूटिव पावर्स अलॉट की गई है। एग्जीक्यूटिव पावर्स का मतलब होता है कि संसद में जो लोअर हाउस और अपर हाउस द्वारा कोई भी जब बिल पास कर दिया जाता है उसको राष्ट्रपति के साइन के बाद ही वो राजपत्र में प्रकाशन होता है ना। जो भारत का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो राजपत्र होता है उसमें उस नियम का प्रकाशन लोअर हाउस और अपर हाउस के पास होने के बाद, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद, प्रेसिडेंट जब उस पर साइन कर देते हैं उसी के बाद से पावर होती है कि उसको गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जी के बारे में। तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है ना, और ये 14वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं और देश में सबसे ज्यादा, सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा है एज अ प्राइम मिनिस्टर, है ना। ये लगातार 3 बार एज अ पीएम नियुक्त हो चुके हैं, है ना। सबसे पहली बार ये वर्ष 2014 में, वर्ष 2014 में इन्होंने पीएम पद की शपथ ली थी और करेंटली 2024 में इन्होंने तीसरी बार, थर्ड टाइम पीएम पोस्ट की शपथ ली और करेंटली एज अ प्राइम मिनिस्टर सर्व कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज पूछ ली जाती है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रथम बार कब भारत के प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली थी? तो 2014 में ली थी, है ना। कितनी बार ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं? 3 बार रह चुके हैं और ये भारत देश के 14वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं, है ना। तो ये तीनों चीज आपको पता होना चाहिए। और कुछ इनके बात कर लेते हैं। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ दोस्तों? इनका जन्म हुआ था गुजरात में। ठीक है, गुजरात जो राज्य है, गुजरात में इनका जन्म हुआ था और गुजरात का जो बड़नगर शहर है यहाँ पे इनका जन्म हुआ था सन 1950 में। ठीक है ना। और ये जो नीति आयोग होता है, नीति आयोग होता है, उसके चेयरमैन कौन होते हैं? नीति आयोग के चेयरमैन भी भारत देश के प्रधानमंत्री ही होते हैं। नीति आयोग मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसके जो चेयरमैन होते हैं, नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? भारत देश के प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है ना। तो इतनी चीज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री के बारे में। तो डिफेंस मिनिस्टर कौन है दोस्तों? राजनाथ सिंह जी, है ना। करंटली राजनाथ सिंह जी भारत देश के रक्षा मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हेड होते हैं। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होती है एमओडी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हेड कौन है? डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी। ठीक है, और मुख्य काम के दिन की बात करें तो सेनाओं के लिए जो बजट अलॉटमेंट होता है ना, तीनों सेनाओं के लिए बजट अलॉटमेंट होना, उनके लिए वेपन्स खरीदना, वेपन्स का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो, डिफेंस रिलेटेड पॉलिसीज बनाना, इन सब का जो मुख्य काम होता है वो डिफेंस मिनिस्टर का होता है या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस पर काम करती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं भारत के वर्तमान गृह मंत्री या फिर होम मिनिस्टर। भारत के होम मिनिस्टर कौन है दोस्तों? श्री अमित शाह जी, है ना। ये है पिक्चर में, इन्हीं का नाम है श्री अमित शाह जी। और
इनका जो मुख्य काम है, जो देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी होती है ना, इंटरनल सिक्योरिटी या इंटरनल जो फोर्सेस होती है, एजेंसीज होती हैं, जैसे कि आईबी हो गई है ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गई, या फिर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में जैसे कि सीआरपीएफ है ना, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हो गई, बीएसएफ हो गई, ठीक है, बीएसएफ हो गई, बीएसएफ के बाद जो सीआईएसएफ हो गई, ठीक है, सीआईएसएफ हो गई, या पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस हो गई। तो इन सबका जो संचालन किया जाता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा किया जाता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा किया जाता है। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के हेड कौन होते हैं, या गृह मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के हेड कौन होते हैं, गृह मंत्री या होम मिनिस्टर होते हैं। तो करेंटली कौन है, अमित शाह जी, ठीक है ना। तो इतनी चीज आपको पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन जो व्यक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो हेड होते हैं वो होम मिनिस्टर होते हैं, और करंटली कौन है, अमित शाह जी होते हैं। देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी होती है, जो आईबी हो गई, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गई, वो इन्हीं के कंट्रोल में रहती है ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के कंट्रोल में रहती है। साथ में एक फैक्टर पता होना चाहिए कि ऐसी यूनियन टेरिटरीज जहां पर विधानसभा नहीं होती है, ठीक है, ऐसी यूनियन टेरिटरीज जहां पर विधानसभा नहीं होती है, कौन कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरीज है, जैसे है ना, चंडीगढ़ हो गई, लद्दाख हो गई है ना, या फिर दादरा एंड नागर हवेली हो गई, अंडमान एंड निकोबार हो गई। तो इन सभी जो यूनियन टेरिटरीज है जहां पर विधानसभा नहीं है, इनका जो हेड, एक प्रकार से जो कंट्रोल होता है, इनकी जो गवर्नेंस कंट्रोल करते हैं, वो कौन करते हैं, होम मिनिस्टर, या होम मिनिस्ट्री के अधीन इनकी गवर्नेंस कंट्रोल होती है। मतलब होम मिनिस्ट्री ही यूनियन टेरिटरीज में लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर प्रशासक या एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जैसे उपराज्यपाल बोलते हैं, या एडमिनिस्ट्रेटर जैसे प्रशासक बोलते हैं, इन यूनियन टेरिटरीज में नियुक्त करते हैं। कौन नियुक्त करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। किसके सजेशंस पे, भारत देश के गृह मंत्री के सजेशंस पर ही इनकी नियुक्ति होती है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, भारत की वर्तमान वित्त मंत्री, करंटली फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण जी। आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत देश के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण जी। और आर्टिकल 112 आपको पता होना चाहिए दोस्तों, आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 क्या बोलते हैं, आर्टिकल 112 बोलता है कि इसके तहत देश का बजट पेश करने का अधिकार किसके पास है, देश के फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री के पास, है ना। आर्टिकल 112 फाइनेंस मिनिस्टर को पावर देता है कि भारत देश का जो संयुक्त बजट है वो देश के फाइनेंस मिनिस्टर पेश कर सकते हैं। वहीं आर्टिकल 279 ए, आर्टिकल 279 ए बोलता है कि जो जीएसटी काउंसिल है, ठीक है, जीएसटी काउंसिल, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल जो है, जीएसटी काउंसिल, उसके चेयरमैन कौन रहेंगे, वो भी फाइनेंस मिनिस्टर ही रहेंगे, है ना। करंटली जो जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन कौन है, निर्मला सीतारमण। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि हु इज द चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल, तो सीधा आपको उत्तर पता होना चाहिए, निर्मला सीतारमण जी, है ना। जीएसटी काउंसिल क्या करता है, जीएसटी काउंसिल करता है टैक्स रेट्स निर्धारित करना। भारत देश में जो टैक्स रेट होते हैं, टैक्स के जो रेट्स होते हैं वो निर्धारित करता है जीएसटी काउंसिल, और इसके हेड कौन होते हैं, निर्मला सीतारमण जी, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं भारत देश के विदेश मंत्री के बारे में। तो करंटली भारत के विदेश मंत्री या फॉरेन मिनिस्टर कौन है दोस्तों, डॉक्टर एस जयशंकर। डॉक्टर एस जयशंकर ये देश के फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो भारत की फॉरेन पॉलिसी को शेप देना इनका मुख्य काम होता है ना। भारत की जो फॉरेन पॉलिसीज होती हैं इनको शेप देना, है ना, या फिर यूनाइटेड नेशंस, यूएनओ में, ब्रिक्स में, G20 में भारत की तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन देते हैं या भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कौन करते हैं, देश के फॉरेन मिनिस्टर। और करेंटली कौन है देश के फॉरेन मिनिस्टर, एस जयशंकर जी, ठीक है ना। साथ में भारत देश किसी भी विदेश में भारत देश का पक्ष रखना, है ना, भारत की पॉजिटिविटी बताना, उन्हें प्रमोट करना, ये सब काम देश के फॉरेन मिनिस्टर का ही होता है ना। साथ में यूपीएससी के द्वारा जब जो आईएफएस अधिकारी नियुक्त होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर्स नियुक्त होते हैं, इन ऑफिसर्स को किस देश का ब्रांड एम्बेसडर बनाना है, ठीक है, किस देश का ब्रांड एम्बेसडर बनाना है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से डिसाइड करते हैं एस जयशंकर के रिकमेंडेशंस में, ठीक है। इन्हीं के रिकमेंडेशंस पर देश में के जो ब्रांड एम्बेसडर है होते हैं भारत देश की तरफ, जो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं दूसरे देशों में, है ना, जो भारत का राजदूत होता है दूसरे देशों में, इसकी नियुक्ति भी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के माध्यम से की जाती है, जिसके हेड होते हैं देश के फॉरेन मिनिस्टर, है ना। और करंटली कौन है, डॉक्टर एस जयशंकर जी, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के वर्तमान रेल मिनिस्टर। भारत के रेल मिनिस्टर कौन है दोस्तों, श्री अश्विनी वैष्णव जी, है ना। ये पिक्चर में दिख रहे हैं, यही अश्विनी वैष्णव जी करंटली रेल मिनिस्ट्री के हेड है। मिनिस्ट्री ऑफ जो रेलवे होते हैं, इसके हेड कौन है, अश्विनी वैष्णव जी।
और मेन काम क्या होता है, जो रेलवे का जो मॉडर्नाइजेशन होता है, ठीक है, रेलवे का जो मॉडर्नाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे किसके ऊपर काम करता है, रेलवे का जो मॉडर्नाइजेशन होता है ना, रेलवे का जो मॉडर्नाइजेशन होता है, या हिंदी में हम बोलेंगे देश का रेलवे का जो आधुनिकीकरण है या मॉडर्नाइजेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे करता है ना। जैसे करंटली हम बात करते हैं, जैसे बुलेट ट्रेन पे हमारी देश बात कर रहा है ना, बुलेट ट्रेन हो गई, या फिर करंटली आपने सुना होगा वंदे भारत, है ना, कई वंदे भारत लॉन्च की गई है, जो आधुनिक ट्रेन लॉन्च की गई है ना, कई अच्छे अच्छे डब्बे हैं, जैसे विस्टाडोम है ना, जनशताब्दी में विस्टाडोम, इस तरीके की एडवांस लेवल की जो रेलवेज हैं, वो सब उस पे कौन काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, है ना। और रेलवे जो है पूरे दुनिया का सबसे बड़ा एक रेल नेटवर्क है भारत देश के पास, और इसी नेटवर्क को संचालित करता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, है ना। और एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक फैक्ट पता होना चाहिए कि वर्ष 2017 और उससे पहले रेलवे का एक अलग से बजट आता था, है ना। 2017 से पहले रेलवे का अलग से बजट आता था, मतलब रेलवे अपने आप में इतना बड़ा विकसित नेटवर्क है कि उसके लिए अलग से बजट पेश किया जाता था। लेकिन 2000 के बाद से आफ्टर 2017 निर्णय लिया गया कि देश का जो संयुक्त बजट है उसी में ही रेलवे का बजट लाया जाएगा। लेकिन 2017 के बाद से पहले, 2017 और उससे पहले रेलवे का एक अलग से बजट पेश किया जाता था, ठीक है। और सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाले जो मिनिस्ट्री है, वो भी कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ठीक है। रेलवे में सबसे ज्यादा रोजगार दिए जाते हैं। नेक्स्ट पर्सनालिटी की बात करते हैं दोस्तों, भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। करंटली भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है, आर वेंकटरमणि। आर वेंकटरमणि करंटली अटॉर्नी जनरल या भारत देश के महान्यायवादी हैं, और ये सरकार की तरफ से कोर्ट में लड़ते हैं, है ना। कोई भी नागरिक या कोई भी सिविलियंस यदि भारत सरकार की किसी भी चीज में केस करता है या सुप्रीम कोर्ट में केस लगाता है, याचिका लगाता है, तो भारत सरकार की तरफ से कौन रिप्रेजेंट करता है, भारत के अटॉर्नी जनरल, जो करेंटली कौन है, आर वेंकटरमणि। और इनकी नियुक्ति जो है आर्टिकल 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है ना। आर्टिकल 76 क्या बोलता है, भारत देश में जो अटॉर्नी जनरल है, इनकी नियुक्ति किसके माध्यम से की जाएगी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा से की जाएगी। साथ में आर्टिकल 88 के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आर्टिकल 88 क्या बोलता है, आर्टिकल 88 के तहत संसद के किसी भी हाउस में बैठ सकते हैं, चाहे वो लोअर हाउस हो या फिर अपर हाउस हो, है ना, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, ये किसी भी हाउस में बैठ सकते हैं, बशर्ते कि इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा, ठीक है। किसी यदि लोअर हाउस में वोटिंग चल रही है, वहां की पार्लियामेंट, वहां के जो एमपीज है यदि वोटिंग दे रहे हैं, तो उस वोटिंग में भारत के अटॉर्नी जनरल शामिल नहीं हो सकते हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या अटॉर्नी जनरल को एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते वहां पर वोटिंग राइट्स हैं या नहीं, तो वहां पर वोटिंग राइट्स नहीं होते, स्टेटमेंट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। आर्टिकल 76 के तहत इन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, आर्टिकल 88 के तहत ये किसी भारत देश के किसी भी हाउस में एज अ एमपी बैठ सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी की। तो कैबिनेट सचिव कौन है दोस्तों, डॉक्टर टीवी सोमनाथन। देखिए, जो सिविल सर्वेंट होते हैं, सिविल सर्वेंट्स का जो सीनियर मोस्ट पद होता है वो होता है कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी प्रधानमंत्री के डायरेक्ट टच में होते हैं, और एक जो आईएएस अफसर होता है, यूपीएससी के माध्यम से जो आईएएस ऑफिसर्स रिक्रूट होते हैं, और वो उनकी लगभग 35 साल या उससे ज्यादा की सेवाएं होने पे इन्हें कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया जाता है, जो देश के प्रधानमंत्री के डायरेक्ट टच में होते हैं। किसी कोई भी सलाह मशवरा लेना हो प्रधानमंत्री को, तो वो कैबिनेट सचिव या कैबिनेट सेक्रेटरी के माध्यम से ही लिया जाता है, ठीक है ना। और साथ में इनका एक मुख्य काम होता है, जो देश के जो बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, इन्हें कौन से डिपार्टमेंट में इनकी पोस्टिंग होना है ना। आईएएस के जो ट्रांसफर्स होते हैं, वो इन्हीं के हस्ताक्षर से या इन्हीं के अनुमोदन के बाद ही जारी किए जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के करंटली मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये है न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी, है ना। न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी भारत देश के 53वें नंबर के चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये सुप्रीम कोर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। और आर्टिकल 124 का जो सब क्लॉज 2 होता है, इसके तहत राष्ट्रपति द्वारा चीफ जस्टिस नियुक्त किया जाता है, ठीक है ना। और करंटली चीफ जस्टिस कौन है, न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी। अच्छा, किसके रिकमेंडेशन पे चीफ जस्टिस नियुक्त होते हैं,
तो खुद चीफ जस्टिस ही रिकमेंड करता है राष्ट्रपति को कि इन्हें चीफ जस्टिस बनाया जाए, लेकिन हस्ताक्षर किसके होते हैं? राष्ट्रपति के, है ना। राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्ति की जाती है, शपथ दिलाई जाती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, ठीक है ना। नेक्स्ट टेन्योर की बात कर लेते हैं। इनका टेन्योर कितना रहता है? देखिए, कोई भी जो सांसद होता है, विधायक होता है, उनका टेन्योर 5 साल का होता है ना। उन्हें निर्वाचित होने के 5 साल की अवधि तक उन्हें एज अ विधायक पद या सांसद पद दिया जाता है। लेकिन जो चीफ जस्टिस होते हैं, इनका कार्यकाल एज पे डिपेंड करता है, 65 साल की एज पे, है ना। जब इनकी एज 65 ईयर्स की हो जाती है, इसके बाद इनको सेवानिवृत्त किया जाता है ना। मतलब फिक्स अवधि नहीं है। एज यदि 65 साल की हो जाती है तो उसके बाद इन्हें रिटायरमेंट दे दिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी सारी देश की करेंटली टॉप 10 पर्सनैलिटीज, है ना। हमने सबके बारे में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से विस्तार में डिस्कस किया, जो कि जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और बच्चों को नहीं पता होते, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।